अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना चाहते हो और फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना सीखना चाहते हो तो बच्चों स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस सीरीज में। 30 डेज की ये सीरीज है जिसमें हम टॉप 15 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जो जेईई मेन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लास्ट कुछ सालों में पूछे गए, राइट। वहां से हमने डेटा कलेक्ट किया और उस पर एक सीरीज बनाई जिससे आप नीट के स्टूडेंट हो, जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाएंगे। एंड द मोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। देखो भाई, ये खासकर ये सीरीज जो हमने चला रखी है ऑब्वियसली जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जो 2025 का जनवरी में होने वाला है उसके लिए, राइट। तो जो नीट के बच्चे हैं वो अपनी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको यहां से एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा कि जेईई वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं भाई उनका सेटअप कैसा रहता है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, किस टाइप का लेवल रहता है, तो मजा नहीं आ जाएगा आपका, राइट। और जो मेन्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो बनता है बॉस। अब रही बात बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों की। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे तुम्हारे एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आते हैं और वो आपसे नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो सीरीज आपकी लॉट ऑफ हेल्प करने वाली है बच्चों। टॉप 15 चैप्टर में से काफी चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 40 to 50% चैप्टर्स हम यहाँ पे, आई थिंक 40% चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। रैंक वाइज चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है डायमेंशन एंड एरर, ठीक है। ये आई थिंक 6th और 7th पोजीशन पे लाई करता है हमारी टॉप 15 चैप्टर्स की लिस्ट में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेंस के जो फर्स्ट अटेम्प्ट है और सेकंड अटेम्प्ट है दोनों को कंबाइंड करके, ऑल शिफ्ट्स को कंबाइंड करके। तो यार ये मान के चलो आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ के जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, राइट। आपको ये टॉप 15 चैप्टर को अच्छे से मेरे साथ इस सीरीज में अगर आप ढंग से पढ़ोगे, कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर पे जो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आप करते रहे। इस सीरीज का ये लेक्चर डेली जो आपको हम दे रहे हैं 7 o'clock इवनिंग में, इसको आप फॉलो करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो आई गारंटी कि आप अपने एग्जाम के अंदर बेस्ट स्कोर करने वाले हो फिजिक्स में। बहुत बातें मैंने कर ली है बच्चों, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का जो मेन मकसद है ना गाइज, वो ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं उनको साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे। कहां पे किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, कैसे क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो सब बताएंगे। और जल्दी से क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिन पे फर्दर क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताएंगे, राइट बॉस। तो आज का हमारा चैप्टर है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, डायमेंशन एंड एरर, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। कंबाइंड हम डायमेंशन प्लस एरर दोनों को कंबाइंड करके यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। डन एरर हालांकि इजी होता है, एरर में कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे आ सकते हैं, बट डायमेंशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायमेंशन याद होने चाहिए, उसके रिगार्डिंग 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो पता होने चाहिए, उसके बाद आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टूड। चलो भाई, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक है, एरर के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी आप मान सकते हैं। सो बच्चों, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 10 डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर कॉन्साइड विद 11 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। आपको पता है वो जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके पास 2 स्केल होती है, एक को कहते हैं मेन स्केल, ठीक है गाइस, जो अपनी रीडिंग देगी, एक होती है वर्नियर स्केल। ओके, दिस इज योर वर्नियर स्केल। अंडरस्टूड गाइज, तो ये आपने याद रखना है। तो भाई जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको हम एमएसडी कहते हैं, मेन स्केल डिवीजन, जो यहां से मिलेंगे। और जो वर्नियर स्केल है उसको हम वीएसडी कहते हैं, वर्नियर स्केल डिविजन्स, जो उस पे डिविजन्स में जो रीडिंग वहां पे मिलने वाली है, ठीक है। तो कितने डिविजन्स वहां उसके मेन स्केल के वर्नियर के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 डिवीजन मेन स्केल वाले हैं, यानी हम लिखेंगे 10। लिखने का तरीका सीख लो, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डोंट वरी। उसने बोला 10 मेन स्केल डिवीजन, तो हम लिखेंगे 10 एमएसडी। और अगर वो बात कर रहा है कि ये वर्नियर कैलिपर्स यानी जो वर्नियर स्केल है उसके डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब हम इक्वल करेंगे, ठीक है। कितने डिवीजन के साथ है? 11 VSD, ठीक है। ये गिवन है क्वेश्चन में। पहले तो आपने ये समझ लेना है कि भाई कैसे लिखना है। ओके सर, फिर क्या बात करेंगे? इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ 5 यूनिट्स, यानी मेन स्केल पे हर एक डिवीजन की जो वैल्यू है ना, यानी 1 MSD की जो वैल्यू है वो 5 यूनिट है, कुछ दे रखी है, यानी उसकी वैल्यू 5 दे रखी है आपको 1 मेन स्केल डिवीजन की, जबकि टोटल कितने? 10, जो कॉन्साइड कर रहे हैं इसके 11 के साथ। तो पूछ क्या रहा है? द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जो वर्नियर कैलिपर्स है ना बच्चों आपका, उसका लीस्ट काउंट होगा। या तो वो पूछेगा लीस्ट काउंट बताओ, इसका क्या होगा, जिसको हम एल से लिख सकते हैं,
या इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, वीसी। ठीक है, तो अगर ये पूछता है और एमएसडी और वीएसडी के टर्म्स में डेटा गिवन हो, तो यू जस्ट रिमेंबर फोकस ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है सर, हम यूज कैसे करेंगे इसको, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, बता रहा हूं, डोंट वरी, बस देखते जाओ ध्यान से, राइट। तो जब भी लीस्ट काउंट पूछेगा ना गाइज, तो दिस इज द फॉर्मूला 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी, यानी मेन स्केल डिवीजन का जो 1 एमएसडी होगा और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो 1 वीएसडी होगा, उनका डिफरेंस जो होता है वो लीस्ट काउंट देगा हमें, ध्यान से समझने का। तो सर मतलब हमें तो 1 1 चाहिए, जबकि यहाँ तो 10 ऑफ एमएसडी 11 ऑफ वीएसडी के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं, और हमें 1 एमएसडी की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, चूंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम 1 वीएसडी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, मजा नहीं आ जाएगा। तो देखो वीएसडी 1, तो ये 11 इसके डिवाइड में 10/11 हो जाएगा, एंड दैट इज एमएसडी। सिंपल, दिस इज द प्रोसेस गाइस। तो हम लिखेंगे 1 एमएसडी माइनस 10/11 एमएसडी, और ये 1 एमएसडी दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लो आप, अंदर बचेगा 1 माइनस दैट इज 10/11 गाइस, ओके। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, दैट इज 5, एक एमएसडी की वैल्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ रहा है आपका, दिस इज 1/11, यानी आपका आंसर आ गया 5/11। दिस इज द आंसर, दिस इज द लीस्ट काउंट, ओके, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें, ये ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, लीस्ट काउंट जब एमएसडी और वीएसडी का रिलेशनशिप गिवन होती है, डन। लेकिन अगर कुछ और पूछ बैठे, लीस्ट काउंट तो चलो पूछ बैठे, लेकिन यहाँ पे अगर हमें ये कंडीशन नहीं दे रखी हो, उसने नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन दे दिए, तो आपको मैं बता दूं कि जो लीस्ट काउंट होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एमएसडी डिवाइड में नंबर ऑफ डिवीजन, है ना, ये ध्यान रखना बच्चों आपने, ऑन वर्नियर स्केल, ऑन दैट इज वर्नियर स्केल, ये भी आपने रखना। जब भी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन गिवन हो, वर्नियर स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीजन और 1 एमएसडी को डिवाइड कर दो, यहां से आपका बात बन जाएगी। लेकिन मोस्टली ये वाला रिलेशन यूज होता है। अब चूंकि ये एक वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो रीडिंग लेने के लिए यूज किया जाता है, तो इस क्वेश्चन में तो केवल लीस्ट काउंट पूछा है ना सर। अगर सर हमारे से पूछ लेता वो कि इसकी रीडिंग बताओ भाई, रीडिंग, तो रीडिंग के लिए कुछ डेटा और देना पड़ता है उसको हालांकि, तो लेकिन रीडिंग बाय दिस इंस्ट्रूमेंट अगर पूछे तो ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं बॉस दोनों एग्जाम में, नीट जे मेंस दोनों में। हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस माइनस 0 एरर। ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेन स्केल जो रीडिंग मिलेगी वो वाली, प्लस जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी उसमें लीस्ट काउंट अगर नहीं गिवन होगा तो यहां से निकालेंगे, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 0 एरर। ये एक नया टर्म है आपके लिए, 0 एरर। 0 एरर का मतलब होता है बच्चों कि जिस समय उस इंस्ट्रूमेंट को जीरो पे फोकस होना था, मतलब अगर 0 एरर उसने दे रखी होगी, मतलब उसने किसी तरीके की कोई एरर शो नहीं करनी है, 0 एरर, बट फिर भी वो कुछ ना, जिस समय उसको मतलब रीडिंग शो नहीं करनी थी, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मे बी पॉजिटिव साइड, इट मे बी नेगेटिव साइड, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी जो 0 होनी थी उसमें कोई ना कोई वो रीडिंग दे रहा है, जबकि इंस्ट्रूमेंट का हमने यूज किया, उसकी रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी, बट वो रीडिंग दे रहा है, तो इट मे बी पॉजिटिव साइड, इट मे बी नेगेटिव एरर, तो उसको 0 एरर का नाम देते हैं हम, ठीक है। तो 0 एरर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी, ये कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन होगा तो लेना, नहीं गिवन होगा तो मत लेना, ठीक है। तो ये याद रखना, एमएसआर प्लस लीस्ट काउंट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कहां से कैसे क्वेश्चन इस पे आ सकता है, इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है बॉस। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो ऑब्वियसली असर्शन रीजन का है, और उसको भी देखेंगे। असर्शन रीजन में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बेसिकली कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं समटाइम, तो आपको उसकी डीप नॉलेज होनी जरूरी है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला है इन वर्नियर कैलिपर, चलो भाई वर्नियर कैलिपर पे ही बात कर रहा है, तो इन वर्नियर कैलिपर इफ पॉजिटिव 0 एरर एग्जिस्ट, अगर वो बोल रहा है कि पॉजिटिव, अभी बताया मैंने आपको 0 एरर, थोड़ी सी और डिटेल यहाँ पे आपको बता दूंगा, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है सर, देन इसका मतलब ये है कि देन वाइल टेकिंग मेजरमेंट, जब आप उसका मेजरमेंट ले रहे होंगे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन एक्चुअल रीडिंग। मतलब वो बोल रहा है कि अगर 0 एरर पॉजिटिव में है तो जो भी रीडिंग आएगी वो ज्यादा होगी एक्चुअल रीडिंग की,
यस ऑब्वियसली ये ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव एरर मतलब मैंने आपको फिर बता दूं, देखो जीरो जो एरर होती है वो 2 टाइप की है गाइस, जीरो एरर, राइट। इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, ठीक है। और जीरो एरर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, इसमें असर्शन मैंने पढ़ा है, रीजन पे अब बाद में जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रू रीडिंग है, ट्रू है ना, जो ट्रू रीडिंग होगी आपकी एक्चुअल रीडिंग में, अगर वो जीरो है ना, वो जीरो होनी चाहिए, बट फिर भी इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, यानी व्हेन ट्रू रीडिंग इज जीरो बट इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होगा आपका इंस्ट्रूमेंट, राइट, इट गिव्स सम रीडिंग, इट गिव्स सम रीडिंग एट दैट टाइम, उस समय पे जब उसकी ट्रू रीडिंग तो जीरो है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजरमेंट किया, उसने कुछ ना कुछ रीडिंग हमें दे दी है बॉस। तो इस टाइप की जो एरर होगी उसको जीरो एरर का नाम देंगे, और वो पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव है तो उसकी जो भी रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में तो कम ही हो जाएगी ना भाई। तो ये याद रखना है बस, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है सेशन इसका, राइट। रीजन में अगर हम जाएंगे, द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर माइट हैव हैपेंड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब वो बोल रहा है जो जीरो एरर होती है किस वजह से होती है। तो देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन तो है सर्सन रीजन का, लेकिन एक बेस्ट पार्ट ये है कि गाइज आपको इससे एक नॉलेज हो गई अबाउट द जीरो एरर की बेसिक, और किस वजह से होती है वो भी। तो इसने बोला है कि जो जीरो एरर होती है वर्नियर कैलिपर में, ये हो सकती है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, बिल्कुल सही है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं उनकी वजह से हो सकती है, या अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है तो ड्यू टू रफ हैंडलिंग बोल रहा है, रफ हैंडलिंग, राइट, वो बोल रहा है रफ हैंडलिंग, यस ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, वियर टीयर हो सकता है, वियर एंड टीयर, है ना, ये भी हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और क्या हो सकता है सर, मिस अलाइनमेंट हो सकता है, राइट, इंस्ट्रूमेंट का, है ना, मैकेनिकली जो मिस अलाइनमेंट होता है वो भी हो सकता है। तो ये सारे कॉज होते हैं जीरो एरर के क्रिएट होने के इंस्ट्रूमेंट के अंदर। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, ड्यू टू रफ हैंडलिंग हो सकती है, ये दो चीज दे रखी है। इसके एक्स्ट्रा आप ये भी याद रख सकते हो कि वियर टीयर का केस हो सकता है, मिस अलाइनमेंट, मैकेनिकल मिस अलाइनमेंट हो सकता है, राइट। ये सारे केसेस होते हैं जीरो एरर के क्रिएट होने के इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दोनों ही सही है। बट जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, बट करेक्ट दोनों ही है, ठीक है बॉस। तो उम्मीद करता हूं आप इसका थियोरेटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा सा तुम्हें फोकस करना ही पड़ेगा बॉस, फोकस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और ये नोट्स बना के रख लेना, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको पता होना चाहिए फिर, ठीक है। कंसेप्ट देखो मेरा काम है रिवाइज भी कराना, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराना, और जो भी क्वेश्चन आएगा उससे एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको मजा आएगा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि इसमें हम एरर के कॉन्सेप्ट भी कवर कर रहे हैं और इसमें हम डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट भी कवर करने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर इजी साइड होता है, यानी बच्चों को ये करना चाहिए कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। मतलब ये वो चैप्टर्स है जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते और जहां से हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यस तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। बाय द वे उत्तरी, देखो भाई अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जो हमने सबसे पहले किया था। मेरा मन था इसको छोड़ दूं, बट मैंने सोचा चलो कराई देता हूं, एक और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, आपको विश्वास भी हो जाएगा और मजा भी आएगा आपको। उसने बोला 50 वर्नियर डिवीजन आर इक्वल, वर्नियर डिवीजन कितने 50, वर्नियर डिवीजन को कैसे लिखते हैं, VSD इक्वल टू है, कॉन्साइड कर रहे हैं 49 MSD के साथ। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड ऑन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो तो 1 ही ले लेंगे, यानी 1 MSD दे रखी है आपको 0.5 mm, तो 1 MSD की वैल्यू दे दी है भाई। स्मॉलेस्ट बोला है उसने रीडिंग ऑफ मेन स्केल इतनी है भाई, ठीक है सर। इफ द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज, वर्नियर कांस्टेंट पूछ रहा है, अभी तो बताया था मैंने, वर्नियर कांस्टेंट पूछे या लीस्ट काउंट पूछे, बात एक ही है भाई। तो वर्नियर कांस्टेंट को हम लिखेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD। अब तो आप कर लोगे आई थिंक, है ना, मैंने बोला था आपको ये दे रखा है, इसको रिप्लेस कर दो, तो दैट इज 1 MSD माइनस यहाँ से 1 VSD निकालो, तो 50 से डिवाइड कर दो, तो VSD 1 आएगा आपका 49/50
50 एंड दैट इज 49/50 दैट इज MSD, राइट। तो यह आ जाएगा 49/50। तो बच्चों ये आप उड़ा डालेंगे। अब 1 MSD यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, 1 - 49/50। मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, हालांकि आपको पता है, मुझे पता है आपने कर लिया होगा बॉस, ठीक है। ये जस्ट फास्ट कैलकुलेशन करो। इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 0.5, और ये याद रखना MM में है, यहाँ गलती हो सकती है, यूनिट पर ध्यान रखना वहां ऑप्शंस में। सो ये बचेगा 1/50, अंडरस्टूड। तो 0.5 mm है और डिवाइड में 50 है, तो इसको 5 कैंसिल करेंगे तो 0.05 नो 1 बचेगा, 0.01 और mm में। दिस इज द वर्नियर कांस्टेंट, या यू कैन से लीस्ट काउंट। और ये ऑप्शन में है 0.1 mm नहीं, 0.1 सेंटीमीटर नहीं, 0.01 सेंटीमीटर नहीं, 0.01 mm होना चाहिए था, है ना। यस सर। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड गाइज। और अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो एक और बढ़ जाएगा 0, तो फिर या तो फिर ऑप्शन में हो 0.001 सेंटीमीटर, या तो ये होना चाहिए, समझ गया ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, अंडरस्टूड। तो ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन को चेक कर लेना बेहतरीन तरीके से। वैसे क्वेश्चन बनता नहीं था, ये आपके हक का क्वेश्चन था, लेकिन चलो मैंने करा दिया, एक प्रैक्टिस और हो जाएगी, शो की मैन, राइट। तो चलो कंफ्यूज नहीं होने का। लास्ट इसके अब देखो एरर की कैटेगरी का इसमें एक क्वेश्चन और गिवन है जो आया था आपके लास्ट ईयर आपके एग्जाम में। देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट इज इन डायमेंशन प्रोसेस, राइट। तो डायमेंशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे वो भी देख लेंगे, और इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर को तो बस अच्छे से इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको पढ़ के चले जाना, ठीक है। और एरर के बेसिक से पढ़ के चले जाना, और उसके कुछ क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेना, और डायमेंशन भी ऐसे कर लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी नहीं, और स्कोर ज्यादा कर सकते हो। अगर 2 क्वेश्चन है तो दोनों सही हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस। और इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन मैंने देखा काफी बार, नीट और जेईई मेन में हर जगह पूछा जाता है भाई, ठीक है। ओके, अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा हो बोल रहा होगा यार सर हमारी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। भाई आप ना देखो, अभी 12th में, अगर 11th वाले हैं तो आपकी बात है ये, ठीक है। अगर 12th में है तो आपका जो मेन का आपने एग्जाम देना है या नीट का देना है, तो ऑब्वियसली आपके लिए सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगी वो ऑब्वियसली हमारी 12th की ही होगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। द मेजरमेंट वैल्यू, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है गाइस, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट से रूबरू करा दूं। दिस इज मास m, दिस इज लेंथ l। ये एक सिंपल पेंडुलम है, और आपको पता है टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g। ये तो सबको ही पता है, राइट। उसने बोला है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। ध्यान से समझते रहने का। विथ 2 mm एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब उसमें जो लीस्ट एरर होगी दैट इज डेल्टा एल, दैट इज 2 mm की होगी। और चूंकि ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। mm को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, अंडरस्टूड। द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस, अगर ये पूरे 50 ऑसिलेशन करता है, पूरे 50, यानी ध्यान ये समझना है आपको, यहाँ पे इसने बोला है टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस, समझना। टोटल 50 का समय दे रखा है, कितना दे रखा है सर? टोटल 50 का, एक का नहीं, एक ऑसिलेशन का, टोटल 50 ऑसिलेशन का दे रखा है, दैट इज 40 सेकेंड्स, ठीक है। और इसके मेजरमेंट में जो इसमें रेजोल्यूशन क्रिएट हो सकता है वो 1 सेकंड का है, यानी इसमें जो चेंज आ सकता है, एरर क्रिएट हो सकती है, डेल्टा टी दैट इज 1 सेकंड, इतना रेजोल्यूशन इसमें क्रिएट हो सकता है, राइट। ये ध्यान से समझ लेना आप। एक्चुअल वैल्यू क्या है इस टाइम की, ये रही, उसमें एरर कितनी हो सकती है 1 सेकंड में ड्यूरिंग द मेजरमेंट। और लेंथ कितनी थी इसमें, उसमें कितनी है एक्यूरेसी 0.2 दैट इज सेंटीमीटर, 2 mm था ना, तो सेंटीमीटर बदल दिया हमने। And from these measurement, the accuracy in the measurement of acceleration due to gravity. ओहो, तो हमें ना परसेंटेज निकालना है, यानी डेल्टा G/G इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका निकालना है एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द G। ये निकालना है, मतलब परसेंटेज निकालनी है जो G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेंज हो रहा होगा क्योंकि लेंथ और टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं। तो बच्चों पहले इस फॉर्मूले से ना 2π को तो हटा दो, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आप इसको लिख सकते हो T² L/G। तो G को अलग निकाल दो जिसको निकालना है, L/T²। और देखो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो, है ना, तो उसको परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, रिलेटिव एरर फॉर्म में कर दो पहले तो डेल्टा G/G लिखेंगे, परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, L को लिखेंगे डेल्टा L/L, ये आपको पता होगा रिलेटिव ऐसे ही लिखते थे, उसका चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, मीन वैल्यू। और यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दो बॉस, फिर आएगा डेल्टा T/T, और इसमें कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज,
क्या बात कर रहे हो सर, मतलब सारी वैल्यू हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं? यस, क्योंकि सब कुछ गिवन है। ठीक है बॉस, यस सर। देखो डेल्टा कितना है सर, 0.2, 0.2 लेंथ कितनी है 20 इंटू 100 प्लस 2, डेल्टा टी कितना है सर 1, टी कितना आया था सर 40 इंटू 100%। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से देखो 100 का 0.2 में मल्टीप्लाई करो 20 होगा तो पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 1% बचेगा, और 2 से ये 20 आएगा, 20 से कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, तो ये 5% आएगा गाइस दोस्तों, दिस इज 6%। तो यहाँ पे जो जी में एक्यूरेसी क्रिएट हो रही है उसकी एरर जो आ रही है वो 6% आ रही है। बाकी आप आंसर देख लो, चेक कर लो बॉस, उड़ा डाल लेना। या उसने बोला n%, तो व्हाट इज n? n इज 6, सिंपल। ओ कमाल हो गया सर, ये तो मतलब हम उड़ा देंगे क्वेश्चन इस तरीके से। यस, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, डोंट वरी। इसी तरीके से अपने क्वेश्चन आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसका बेसिक पार्ट है, जो आपने नोट्स बना रखे होंगे, एक बार उनको रिवाइज कर लेना। मेरा मकसद ये है इस सीरीज के थ्रू कि भाई आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई उन्होंने क्वेश्चन दिए किस लेवल के, किस टाइप के दिए, कौन सा कॉन्सेप्ट रिपीट किया। बाकी आप रिवाइज करके जाएंगे, आप समझदार हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन से रिगार्डिंग। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ होता है नहीं, आपको डायमेंशन याद रखनी होती है, एक दो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी वो याद रखना होता है, और ये पता करना होता है कि किसकी डायमेंशन होती है, किसकी नहीं होती है, क्या होती है, फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। ये मेन पॉइंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। बाकी तो क्वेश्चन ईजी होते हैं, आप कर लेंगे। डन। चलो भाई, द वेरी फर्स्ट इस कैटेगरी से मतलब डायमेंशन वाली, उसने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स। देखो इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर वो बोल रहा है एंगुलर इंपल्स। ठीक है, अगर आपको याद हो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता था, इंपल्स केवल फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है। यानी इंपल्स की डायमेंशन जो होगी, इंपल्स की जो डायमेंशन होगी ना बॉस, वो किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम के। यानी मोमेंटम होता है क्या है बेसिकली, mv, तो इसके डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। यहां पे लेकिन बोला है एंगुलर मोमेंटम, तो चूंकि लीनियर मोमेंटम होता है तो एंगुलर जो इंपल्स होगा वो एंगुलर मोमेंटम के चेंज के इक्वल होगा, है ना। चेंज एंगुलर मोमेंटम का ही है, क्वांटिटी तो सेम ही है। यानी एंगुलर मोमेंटम सर होते क्या है भाई, एमवीआर होता है ना भाई, यहां से निकाल लो यार। तो चेंज लिखो या एक सिंगल, क्योंकि चेंज सेम ही रहेंगे वो, तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन क्वांटिटी, राइट। तो मास होगा m, वेलोसिटी होगी lt माइनस 1, और r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वेलोसिटी, और वो तो एल ही रहेगा, आपको पता है, बेसिक डायमेंशन तो पता होगी ना। यस सर, सो ml2 t माइनस 1 ये बनेगा आपका। तो एंगुलर इंपल्स की जो डायमेंशन होगी वो ये होगी, जो एंगुलर मोमेंटम की होती है एक्चुअली वही होगी, बस ऐसे याद रखिए आप। ठीक है, तो खत्म, कहानी खत्म। ओके तो देखो यार, इसमें ज्यादा इसके दाएं बाएं में ज्यादा घूमूंगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी डायमेंशन आएगी। टोटली डायमेंशन का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला याद होना लाजमी है बॉस, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो डायमेंशन हम कैसे निकाल सकते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए जरा, क्या है इसकी शकल और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और क्या पूछेगा। अब बाय द वे देखो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है चैप्टर में, है ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। उसने बोला इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन एज, ये है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, एक इक्वेशन दे रखी है, V माइनस बी, ना जाने कितनी बार आपने ये इक्वेशन देखी होगी। बाय द वे P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, A कुछ कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट, दिस इज द टेम्परेचर। सबने पढ़ी है, सबने देखी है, सबने इसकी प्रैक्टिस करी है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया R, द डायमेंशन ऑफ A बाई बी स्क्वायर इज सिमिलर टू, यानी A और बी का कर दिया उसने स्क्वायर, इसकी जो डायमेंशन है जो ऑप्शन की है उसमें किसके सिमिलर होगी, वाहियात इजी, मतलब दिया ही क्यों, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ क्वेश्चन 4 मार्क्स फ्री के देने के लिए दिया गया है बच्चों। क्यों सर, देखो भाई, जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ P और ये पूरी की पूरी, क्योंकि रेशियो में है, प्लस या माइनस के साथ ऐड हो, मतलब वी कैन से द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर डायमेंशंस आर इक्वल। मतलब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का सेट अगर किसी प्लस साइन और माइनस साइन के साथ है तो हम इनको डायमेंशनल इक्वल कर सकते हैं। यानी P इक्वल टू मैं लिख सकता हूं A बाई वी स्क्वायर, मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी इक्वल कर सकते हैं।
ये तो रूल है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये याद रखना है बस, ठीक है। अब स्टेटमेंट मैंने बता दिया, ध्यान से सुन के लिख भी लेना। ए निकाल लो यहाँ से, तो बच्चों ए आएगा वी स्क्वायर। इसमें डायमेंशन नहीं पूछा, उसने बोला प्रेशर वॉल्यूम ऐसा कुछ पेयर दे रखे हैं भाई, किसके सिमिलर होगी, तो ए तो यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली फिजिकल क्वांटिटी और ये वाला जो भी है कॉन्स्टेंट व्हाटएवर, हमें नहीं पता क्या है, बट इन दोनों के बीच माइनस साइन है, तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि दोनों को भी हम इक्वल कर सकते हैं डायमेंशनली। मतलब यहाँ पे जो बी की डायमेंशन होगी वो वी के इक्वल होगी, तो बी की वैल्यू वी के इक्वल आ गई। हमें निकालना है ए बाई बी स्क्वायर। ए की कितनी आ रही है, पी वी स्क्वायर, और बी की वैल्यू है वी, और उसका स्क्वायर भी करना है, तो कैंसिल नहीं हो गया, तो इसका तो पी बचा, यानी इस रेशियो की जो वैल्यू बचेगी वो पी के इक्वल होगी, और पी क्या है, प्रेशर। दिस इज द केस, है ना इजी। बस कॉन्सेप्ट आ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। जब भी कभी दो क्वांटिटी x प्लस या माइनस y के साथ, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ये अलग है, अगर इनके बीच में प्लस का साइन है माइनस, तो वी कैन रिप्लेस दैम डायमेंशनली, हम उनको इक्वल कर सकते हैं। बस ये याद रख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है बॉस। यस सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है उसकी कहानी मेरी जुबानी। बाय द वे वो मैचिंग प्रॉब्लम है, और देखो मैचिंग प्रॉब्लम हो या कोई भी हो, डायमेंशन में ना डायमेंशन ही याद रखना है। अगर याद नहीं हुई तो क्या करेंगे सर, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर वहां से डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, और जो बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन है वो याद होनी चाहिए। फनेस 4 नंबर फ्री के मान के चले आप, बस अगर इससे क्वेश्चन आया तो आपसे होना चाहिए। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, मैचिंग आप खुद करा लेंगे, मैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर लेता हूं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद करो, ईटा से डिनोट करते थे। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है, याद होनी चाहिए, ml-1 t-1। सर अगर हम भूल गए तो फिर क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे फोर्स का एक फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा वी आर। 6 पाई कॉन्स्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बाय द वे याद रखना। कॉन्स्टेंट वैल्यूज की जो नंबर्स होते हैं कोई भी, उनकी कोई डायमेंशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कोस थीटा, नंबर्स, लोगरिथमिक वैल्यूज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, याद रखना। तो यहाँ फोर्स और ये बचा, तो ईटा जब यहाँ से आप निकालोगे तो फोर्स अपॉन वी आर होगा। फोर्स की डायमेंशन बेसिक है, सबको याद होनी चाहिए, ml-t-2, वेलोसिटी lt-1, और ये r रेडियस होती है, रेडियस भी डिस्टेंस ही है ना भाई, तो l ही रहेगा, तो l से l कैंसिल, एक t माइनस में -2, यहाँ एक कैंसिल, तो यहाँ बचेगा देखो m, l ऊपर जाएगा l-1, वहां ऊपर बचेगा t-1। याद नहीं है तो फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज याद रखो, ठीक है। फिर आते हैं हम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की अगर डायमेंशन नहीं याद है तो फॉर्मूला याद रखो। मेन फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको पता है लिक्विड के सरफेस पे एक्ट करने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, और भाई फोर्स है तो ml-t-2 होता है, लेंथ तो लेंथ है, कैंसिल, तो इसकी हो जाएगी ml0t-2, यानी mt-2। डन डन डन। ओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अभी बताया मैंने एंगुलर मोमेंटम, मत पूछना बॉस, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, अभी बताया मैंने एंगुलर मोमेंटम आपको। L है ना, किसके इक्वल होता है, mvr, और अभी कितनी आई थी डायमेंशन, ml2t-1, यही होगी, चेक कर लेंगे बॉस। लास्ट में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी है ना भाई, एनर्जी है ना, एनर्जी है, बस ये ध्यान रखो आप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात कर रहा है तो इसकी डायमेंशन वही रहेगी जो वर्क की डायमेंशन है, यानी ml2t-2। ये तो आपको चलो मैं मान के भी चल रहा हूँ सब याद होगा, बेसिक डायमेंशन होती है, ये सब याद होनी चाहिए, हर बच्चे को याद होनी चाहिए, ठीक है। मैच करा लेना, उड़ा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं उसकी शक्ल देख पा रहा हूँ गाइज, वो बहुत अच्छा लेंदी क्वेश्चन होता है, बट इन्होंने जो डिजाइन करके दिया बहुत इजी तरीके से दे दिया है, वरना बहुत लेंदी होता है। और इसका सॉल्यूशन का रिजल्ट मैंने अपनी शॉर्ट ट्रिक जो फिजिक्स की बुक है, जिसमें बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चन फास्टेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व करने ये भी दिया। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज के बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं जो रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में, वो भी सॉल्व करके दिए हैं। और फॉर्मूला लिस्ट सेलेक्ट करी हमने उन फॉर्मूलाज के जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए। बेस्ट बुक एवर यू कैन फिजिक्स की, उसको आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, सिंगल बुक भी कर लोगे ना, लास्ट मोमेंट में भाई ऑसम तरीके से प्रैक्टिस होगी आपकी और मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं सर क्या है ये क्वेश्चन और किस तरीके से हम सॉल्व कर। तो बच्चों क्वेश्चन में पता क्या बोला है, उसने बोला मास इज रिटन एज, मास दे रखा है उसने और मास को लिखा है k कुछ कांस्टेंट होगा और c की पावर p है और g की पावर -1/2 है और h की पावर भी 1/2 है। ओके उसने बोला वे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, जो c की पावर है p उसकी वैल्यू बता दो। कांस्टेंट हैव देयर यूजुअल मीनिंग विद k इज अ डायमेंशनल
लेस कांस्टेंट, के की कोई डायमेंशन नहीं है। सी अब आपको उसने बताया नहीं सी क्या है, तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा सी क्या है। बच्चों अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये पता होना चाहिए हर इंसान को। तो अगर देखो इनकी पावर पता है इसलिए इजी बन गया क्वेश्चन। फिलहाल इसकी पावर निकालनी है पी, तो इसको कैसे करते थे, दोनों साइड के डायमेंशन को पुट करके कंपेयर करते थे ना। मास के डायमेंशन एम, एल है नहीं तो जीरो, टी है नहीं तो जीरो। यहाँ पे क्या लिखेंगे सी, ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड है ना, तो एल टी माइनस वन ही रहेगा। इसकी क्या है सर पी। और गाइस अगर मैं ध्यान से देखूं, जी जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये याद होना चाहिए यार, m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू एंड दैट इज, इसकी पावर ये दे रखी है आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन जो होती है बाय द वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है, अभी जो लिखी थी L2 T माइनस टू, और ये है 1/2। ये थोड़ा आपको मतलब ये सारी डायमेंशन जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, जो अपने नोट्स में लिखी होंगी, वो याद करके जाइयो भाई, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इधर m अलग है, t L और T अलग अलग है, यहाँ पे भी सारे हम इकट्ठे लिखेंगे सारे L, लेकिन हमें किसी एक से मतलब है। या तो देखो इस हमें P की वैल्यू चाहिए, या तो L को कंपेयर कर दो, L को कर लेते हैं, L की पावर जीरो है तो जीरो लिखो, यहाँ पे L की पावर है P, फिर यहाँ पे L की पावर है 3 इंटू माइनस 1/2 माइनस 3/2 हो जाएगा, ऐड होते जाएंगे ना, और इसमें L है 2 और बाहर है 1/2, तो ये प्लस 1 बचेगा बस, और इसकी पावर L जीरो के साथ लिख लो। तो L यहाँ पे भी, L यहाँ पे भी है इसकी जीरो, ये सारे L की पावर ऐड होगी यहाँ पे, और इसको इक्वेट कर दो बस, बेस सेम है ना भाई। तो P, और जब इसको करोगे ना सॉल्व, माइनस 3/2 प्लस 1, तो माइनस 1/2 बचेगा ना ये, और इक्वल टू क्या कर दो जीरो, तो P आ गया 1/2। इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पावर्स ना पता होती तो फिर ये आपको ना पता होता, इसको निकालना पड़ता, और ये लेंथी प्रोसेस होता, इसको सॉल्व करने में समय लगता है, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अंडरस्टूड बॉस? यस सर। अब कहाँ चले सर, अब लास्ट क्वेश्चन आएगा, इस डोंट वरी। मैंने आपको बोला था ना, बस आपको फोकस रखना है, जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती है ना वो याद रख लेना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो याद रख लेना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो भी नंबर्स है 1 2 3 व्हाटएवर, जितने भी नंबर्स है कुछ भी ले लो आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, ई की पावर एक्स, कुछ भी ले लो, लोगरिथमिक फंक्शन, ये सब डायमेंशनल, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 L0 T0। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो मैंने आपको बता ही दिया है, और इसके थ्रू ये भी कि कंपेयर करना होता है और उसकी पावर निकालनी पड़ती है इक्वेशन बना के, ठीक है जनाब। तो लास्ट क्वेश्चन देखें और चले आगे बढ़े। तो यार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना बॉस, है तो वैसा ही लेकिन कंसेप्ट है, चलो अप्लाई करके देख लेंगे, और थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो हम कर सकते थे भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। तो गाइस बात ऐसी है कि लास्ट क्वेश्चन की हम डिस्कशन कर लेते हैं और देखते हैं कंसेप्ट क्या और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सारे के सारी चीजें अभी रिवाइज हो गई यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन 100% आप सॉल्व करोगे मेरे से फास्ट। जल्दी से देख लो, पढ़ लो और जल्दी से उठा डालो। अब मैं करता हूं, कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस इक्वेशन। तो E इज इक्वल टू दे रखी है आपको, दैट इज बी माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है पूरे में ए टी। ओहो, ई एनर्जी है, ए बी हमें पता नहीं क्या है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है गाइस, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी, मतलब उसने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, इनके मल्टीप्लीकेशन की डायमेंशन बताओ। तो हमें ए बी निकालना पड़ेगा ना यार। अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो बच्चों, बी और एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस साइन के साथ है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है, मतलब हम b की डायमेंशन को रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं इसकी डायमेंशन के साथ। तो b की तो डायमेंशन मिल गई, क्योंकि ये तो क्या है, डिस्टेंस है, पोजीशन है, लेंथ है, यू कैन से, यानी लेंथ का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू तो आ गई दिस, डन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पूरे b माइनस एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए टी मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इक्वेट नहीं कर सकते ए और टी को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी केवल प्लस माइनस में ही वैलिड होगा। तो सर फिर ए कैसे निकालेंगे सर, यहां से ए कैसे निकाल सकते हो, देखो गाइस, इसको आप ऐसे कर लो, इस पूरे ए टू को, इसको ए को इधर लेके जाओ, ई नीचे लेके आओ, तो ये आ जाएगा, और ये दोनों के डायमेंशन ही सेम है, तो किसी एक के लिख लो एल स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर, ऐसे मत कर देना एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि वो इक्वल डायमेंशन होती है, तो किसी एक की लिखना है, ठीक है, डिवाइड में ए इधर जाएगा, ई नीचे आएगा, और ई इज द एनर्जी, और एनर्जी होती है ml2 t माइनस टू इंटू, और ये t टाइम है, तो दैट इज t, एल स्क्वायर कैंसिल गाइज। तो आप a को देख पा रहे होंगे, m ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1, और t या प्लस में है या -2 है, तो t ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए बी आ गया। हमें चाहिए ए बी, तो ए बी, ए कितना आया, m-1 t इंटू एल स्क्वायर, तो कितना आएगा सर, m-1 एल स्क्वायर टी, दिस इज योर डायमेंशन आई थिंक,
You just check it out, guys. M-1 L2 T. Yes, yes, yes. So प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे काम करता है पता चल गया फिर से अगेन। अब ये थे इसके बेहतरीन से कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में 2024 में पूछे गए। अब चाहे जेई मेंस के क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की सीरीज है, लेकिन नीट के वाले बच्चों को इंसाइट मिल गया कि नहीं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट है डायमेंशन से रिलेटेड, एरर से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और सिद्धत के साथ नोट्स बना के ये समझ जाएंगे माइंडसेट ऑफ द जो पेपर होते हैं, किस तरीके से डिजाइन करते हैं वो लोग, कि क्या कॉन्सेप्ट है जो ज़्यादा यूज हो रहा है और हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना है। ये तुम्हारे लिए ना बहुत ज़रूरी एनालिसिस होती है। अगर आप इस पे फोकस करोगे ना, आई गारंटी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले मस्त तरीके से। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हम यहाँ टॉप 15 फिजिक्स के चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसमें कंबाइंड चैप्टर्स हैं क्लास 11 के और क्लास 12 के। तो कोई वरी नहीं करना यार, बस आप इस सीरीज को फॉलो कर लो। 100% जो 70 प्लस का हम टारगेट लेके चल रहे हैं ना, उसके नियर बाई 60, 70, 50 इसमें रेंज में आप अगर स्कोर कर लोगे तो एक अच्छी रैंक आएगी आपकी, मतलब परसेंटाइल, और उसके अकॉर्डिंग एनआईटी हम सिक्योर कर सकते हैं। अंडरस्टूड गाइज? तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एंड मजा आएगा उसमें भी। तब तक के लिए आप खुश रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। कोई डाउट होगा विदाउट एनी हेजिटेशन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बता देना कमेंट करके। ऑल द बेस्ट।